या स्वतंत्रता संग्राम या अंग्रेजों के खिलाफ किसी बड़े विद्रोह की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला साल कौन सा आता है? 1857। बिल्कुल, मंगल पांडे या झांसी की रानी की कहानियां। हाँ, वही। हमें स्कूलों में यही बताया गया है कि वही भारत का पहला बड़ा आज़ादी का संघर्ष था। लेकिन आज इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोतों का पूरा बंडल है ना, जिसमें कई पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज और कुछ बहुत ही गहराई से लिखे गए मानवशास्त्रीय नोट्स शामिल हैं, वो इस पूरी स्थापित कहानी को ही चुनौती देते हैं। और वो भी बहुत ठोस सबूतों के साथ। बिल्कुल। इन दस्तावेजों से एक बहुत अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा संगठित जन आंदोलन जो 1857 से भी पहले, मतलब 1855-56 में ही हो चुका था। इसे इतिहास में संताल हूल कहा जाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है वो सिर्फ तारीखें याद करना नहीं है। हाँ, क्योंकि तारीखें तो कोई भी पढ़ सकता है। सही कहा। हमें ये समझना है कि ये कोई साधारण आदिवासी विद्रोह नहीं था, जैसा कि अंग्रेजों की किताबों में अक्सर लिख दिया जाता है। ये अपनी अस्मिता और एक सत्य के शासन के लिए लड़ा गया युद्ध था। और ये जानना श्रोताओं के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक ऐसा समुदाय जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने सिर्फ जंगल साफ करने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, उसी समुदाय ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की नींव हिला दी थी। ये एक बहुत ही सटीक पृष्ठभूमि है जो आपने सेट की है। और इस पूरी घटना को सही से समझने के लिए हमें उस सतह से थोड़ा नीचे जाना होगा जो अक्सर इतिहास की किताबों में दिखती है। हम सिर्फ क्या हुआ पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो असली कहानी है ना, वो इस बात में छिपी है कि ये क्यों हुआ। तो उन कारणों को डिकोड करना सबसे अहम है। बिल्कुल। इन ऐतिहासिक और मानवशास्त्रीय स्रोतों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये हमें उस समय के संताल समाज के मनोवैज्ञानिक ढांचे और उस गहरे आर्थिक शोषण को समझने में मदद करते हैं। एक शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखने पर ही ये समझ आता है कि आखिर कैसे कितने शांतिप्रिय समुदाय ने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआती सिरे से शुरू करते हैं। स्रोतों को जब मैं पढ़ रही थी तो एक बात बहुत साफ दिखी कि 18वीं सदी के अंत में जब संथाल समुदाय राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में आकर बसा तो वो कोई इत्तेफाक नहीं था। जी नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था। ऐसा नहीं था कि वे बस भटकते हुए वहां पहुंच गई। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी ब्रिटिश नीति काम कर रही थी। तो दस्तावेजों में इस नीति का क्या स्वरूप दिखता है हमें? देखिए, अगर हम 1832 के आसपास के सरकारी रिकॉर्ड्स को देखें तो ये वो समय था जब लॉर्ड विलियम बेंटिक की नीतियां लागू हो रही थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजमहल की पहाड़ियों के पास एक विशाल इलाके की बाउंड्री तय की और उसे दामने कोह का नाम दिया। दामने कोह मतलब पहाड़ियों का दामन? हाँ। अब दिलचस्प बात यह है कि संताल मूल रूप से वहां के निवासी थे ही नहीं, वे वर्तमान पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मिदनापुर जैसे इलाकों से प्रवास करके या कह लें कि लाए गए थे। अंग्रेजों की एक बहुत ही उपयोगितावादी, मतलब यूटिलिटेरियन रणनीति थी। उनका अपना फायदा छिपा था इसमें। बिल्कुल। कंपनी को अच्छे से पता था कि संताल समुदाय शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और मेहनती है, तो उन्हें इस दुर्गम जंगली इलाके को साफ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि खेती लायक जमीन बढ़े। और सीधा सा गणित है, जमीन बढ़ेगी तो टैक्स का राजस्व बढ़ेगा। और शायद इसका एक दूसरा पहलू भी था जो मैंने नोट्स में देखा। वो जो पहाड़िया जनजाति वहां पहले से थी, उनको लेकर भी अंग्रेजों की कोई चाल की। हाँ, वो एक छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक पहलू था। दरअसल वो जो पहाड़िया लोग थे वे अक्सर ब्रिटिश सत्ता के लिए सिरदर्द बने रहते थे। वो उनकी बात नहीं मानते थे। तो अंग्रेजों ने संथालों को वहां बसाकर पहाड़िया लोगों के सामने एक आदर्श उदाहरण पेश करने की कोशिश की कि देखो कैसे मेहनत करके जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है और शांति से हमारे शासन के नीचे रहा जाता है। ये तो सीधे सीधे दो समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाली बात हो गई, एक का इस्तेमाल दूसरे को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस पूरी प्रशासनिक चालाकी के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई वो है संथालों का अपना जीवन दर्शन। मानवशास्त्रीय नोट्स में एक शब्द बार बार आता है, होर होपोन। होर होपोन, जिसका मतलब है मनुष्यों की संतान। हाँ, उनका पूरा वजूद, उनकी संस्कृति प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरे सह अस्तित्व पर टिकी थी। जंगल उनके लिए कोई कच्चा माल या लकड़ी का गोदाम नहीं था, वो उनकी जीवन रेखा था। लेकिन अंग्रेजों की ये जो दामिनी को वाली व्यवस्था थी वो तो सिर्फ कागजों और टैक्स की स्प्रेडशीट पर चलती थी। और यही वो वैचारिक टकराव है जहां से इस महासंग्राम के असली बीज बोए गए। संतालों के लिए जो भूमि और जंगल उनकी आत्मा का हिस्सा थे, वो ब्रिटिश प्रशासन की नज़र में सिर्फ टैक्स वसूलने की एक मशीन थे। औपनिवेशिक तंत्र ने धीरे धीरे उस दामिने कोह को एक ऐसे दमनकारी पिंजरे में बदल दिया
जहां संतालों के अपने नियम और उनकी आज़ादी का दम घुटने लगा। और ये दमन सिर्फ ख्यालों में या वैचारिक नहीं था। इसके जो आंकड़े हैं वो इतने भयानक हैं कि कोई भी काम जाए। स्रोतों में उस समय के एक सुपरिटेंडेंट जेम्स पॉन्टेट का जिक्र है। उसके समय के टैक्स कलेक्शन के जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करते हैं। टैक्स की रकम 2,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 44,000 रुपए कर दी गई। 44,000 मतलब ये सीधा 2,200% का इजाफा था। वही तो, 2,200% की वृद्धि। कोई भी अर्थव्यवस्था रातों रात इतना बड़ा बोझ कैसे सह सकती है? ये तो सीधे सीधे एक पूरे के पूरे समाज को भुखमरी की तरफ धकेलने की साजिश लगती है। और इस भारी भरकम टैक्स का नतीजा ये हुआ कि संताल समाज का जो पूरा ढांचा था वो चरमरा गया। जो लोग कभी उन जंगलों के बेताज बादशाह हुआ करते थे, वे अब सिर्फ एक किसान बनकर रह गए। शासक से किसान, और फिर जब ये 2,000% टैक्स चुकाने की बारी आई तो वे अपनी ही साफ की हुई जमीन पर किराएदार बन गए। और जब वो टैक्स नहीं दे पाते होंगे तो जाहिर है कर्ज लेना पड़ता होगा। बिल्कुल, और यहीं से महाजनों या सूदखोरों की एंट्री होती है। ये शोषण का वो दुष्चक्र था जिसने उन्हें पीढ़ियों तक के लिए बंधुआ मजदूर बना दिया। अगर किसी ने थोड़े से रुपयों का कर्ज लिया है तो कुछ ही सालों में ब्याज इतना बढ़ जाता था कि महाजन उसकी पूरी फसल, मवेशी और यहां तक कि उसके परिवार के श्रम पर भी कब्जा कर लेता था। ये एक ऐसा कुआं था जिसका कोई तल ही नहीं था। आर्थिक रूप से तो उन्हें तोड़ा ही जा रहा था, लेकिन इंसान तब तक बर्दाश्त कर लेता है जब तक उसकी गरिमा पर सीधा हमला ना हो। स्रोतों में बुनियादी मानवीय गरिमा को रौंदे जाने के कई बहुत परेशान करने वाले विवरण हैं, खासकर वो जो रेलवे निर्माण का काम चल रहा था उस दौर में। रेलवे कंस्ट्रक्शन का वो किस्सा बहुत ही अहम है इस बगावत को समझने के लिए। वहां मजदूरों का सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं हुआ। उस दौर के संवाद प्रभाकर अखबार ने एक ऐसी घटना छापी जिसने पूरे संथाल समाज को अंदर तक झकझोर दिया। राजमहल के पास रेलवे निर्माण में लगे कुछ बाहरी लोगों ने 3 संथाल महिलाओं का अपहरण किया और उनकी बहुत ही निर्मम हत्या कर दी। और किसी भी समाज के लिए, खासकर संथाल समाज जो अपनी महिलाओं का बहुत सम्मान करता है, ये घटना उनकी अस्मिता और उनके अस्तित्व पर एक ऐसा वार थी जिसे चुपचाप नहीं सहा जा सकता था। देखिए, बगावत कभी एक दिन में नहीं होती। जब आर्थिक लूट के साथ साथ आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक इज्जत को भी इस तरह कुचला जाए तो वो जो गुस्सा सुलग रहा होता है वो ज्वालामुखी बन ही जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने पढ़ा कि उन्होंने तुरंत हथियार नहीं उठाए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया फॉलो की थी। दस्तावेजों से भी यही पता चलता है कि उन्होंने बाकायदा ब्रिटिश अदालतों का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शायद ये सोचा कि जो ऊपर कलकत्ता में बैठे बड़े अधिकारी हैं, उन्हें शायद इस निचले स्तर के अन्याय की जानकारी ही नहीं है। लेकिन वहां उन्हें क्या मिला? वहां उन्हें पूरी तरह से सड़ा हुआ और भ्रष्ट सिस्टम मिला। उस समय की जो पुलिस व्यवस्था थी उसमें महेश लाल दत्त जैसे दारोगा थे, जो कि पूरी तरह से महाजनों की जेब में थे। बिल्कुल, वो जमींदारों और महाजनों के इशारे पर काम करते थे। अदालतें संथालों की भाषा तक नहीं समझती थी, तो न्याय तो बहुत दूर की बात थी। एक राज्य का जो सबसे पहला काम होता है अपने लोगों को सुरक्षा देना, उसमें ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया। जब न्याय के सारे दरवाजे ऐसे मुंह पर बंद कर दिए जाएं, तो इंसान के पास क्या ही रास्ता बचता है? और यहीं से इस कहानी में वो तत्व जुड़ता है जिसे कई इतिहासकार अक्सर गलत तरीके से पेश करते हैं। जब पुलिस और कोर्ट ने काम नहीं किया तो संथालों ने अपने पारंपरिक न्याय के तरीके को अपनाया, जिसे बिटलाहा कहा जाता है। हाँ, बिटलाहा, जो कि मूल रूप से एक बहुत ही कठोर सामाजिक बहिष्कार की प्रक्रिया थी। लेकिन कई औपनिवेशिक किताबों में ये लिखा गया है कि विद्रोह के दौरान संथालों ने महाजनों के हाथ पैर काटे या सिर कलम किए और इसे बस एक बर्बरता या जंगलीपन कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन हमारे पास जो आधुनिक मानवशास्त्रीय स्रोत हैं वो इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाते हैं। देखिए, बाहर से देखने पर या अगर आप एक ब्रिटिश अफसर के चश्मे से देखें तो ये अंधी बर्बरता ही लगेगी। लेकिन अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल गहराई में जाएं तो इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्रतिक्रिया थी। इसे हम एक तरह की संरचनात्मक हिंसा या स्ट्रक्चर्ड वायलेंस कह सकते हैं। मतलब ये कोई रैंडम गुस्सा नहीं था? बिल्कुल नहीं। संथालों द्वारा महाजनों को निशाना बनाना कोई बेतरतीब लूटपाट नहीं थी। इसका एक खास उद्देश्य था अपनी सांस्कृतिक मर्यादा को वापस पाना, उस अपराधी को समाज के सामने अपमानित करना जिसने उनके पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था।
जब राज्य आपको न्याय देने से मना कर दे तो समुदाय अपनी गरिमा वापस पाने के लिए अपनी पारंपरिक न्याय प्रणाली का सबसे चरम रूप अपनाता है। ये बर्बरता नहीं, न्याय का एक पैरेलल सिस्टम था, भले ही वो हिंसक क्यों ना हो। और किसी भी ऐसे बड़े आंदोलन को खड़ा करने के लिए जो कि ब्रिटिश साम्राज्य जैसी मशीन को चुनौती दे सके, वहां सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलता, एक बहुत ही मजबूत प्रेरणा चाहिए होती है। और यहीं पर सिद्धू और कान्हू मुर्मू का नेतृत्व सामने आता है। उन्होंने इस बिखरे हुए और शोषित समाज को एक करने के लिए एक बहुत ही कमाल का रास्ता चुना, ईश्वरीय सत्ता का आवाहन। हाँ, उन्होंने दावा किया कि उन्हें ठाकुर यानी सर्वोच्च ईश्वर का एक परवाना या आदेश मिला है। और यहाँ जो रणनीतिक समझ दिखती है ना, वो अद्भुत है। संथालों को एक करने के लिए एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जिसका कद ब्रिटिश अफसरों और उनकी बंदूकों से भी बड़ा हो। और स्रोतों में कान्हू मुर्मू का जो न्यायिक बयान दर्ज है वो पढ़कर तो मैं हैरान रह गई। कान्हू ने कहा कि जिस ठाकुर ने उन्हें दर्शन दिए और आदेश दिया वो एक गोरा व्यक्ति था, लेकिन उसने संथालों की पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई थी। ये सच में इतिहास का एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक पहलू है। इसे हम प्रतीकों का अध्यारोपण या सुपर इम्पोजिशन कह सकते हैं। मतलब उन्होंने ईश्वर के रूप में एक गोले व्यक्ति को देखा जो सत्ता और भय का प्रतीक था, लेकिन उसे कपड़े अपने पहना दिए। ये तो दुश्मन की ताकत को ही अपने रंग में रंग लेने वाली बात हो गई। समाज शास्त्रीय नजरिए से ये बहुत ही चालाकी भरा कदम था। संताल संस्कृति में जीवित बोंगा यानी एक जीवित देवता की बहुत ही गहरी अवधारणा है। सिद्धू और कान्हू के इस दावे ने पूरे समुदाय में रातों रात ये विश्वास भर दिया कि अब वे जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो केवल किसी दारोगा या महाजन के खिलाफ नहीं है, ये साक्षात ईश्वर के आदेश पर लड़ा जा रहा एक पवित्र युद्ध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहरी लोग थे जिन्हें संथाल अपनी भाषा में डिकू कहते थे, वो अब सिर्फ आर्थिक शोषक नहीं रह गए थे। बिल्कुल, बात अब सिर्फ पैसे या लगान की नहीं थी। उन डिकू लोगों को समाज में एक तरह की अपवित्रता या प्रदूषण की तरह देखा जाने लगा। संतालों की नजर में ये बाहरी लोग उस कचरे की तरह थे जिसने उनके पवित्र समाज को गंदा कर दिया था और जिसे साफ करना बहुत जरूरी था। तभी एक शुद्ध और न्यायपूर्ण व्यवस्था आ सकती थी जिसे उन्होंने अपना जनराज या पीपल्स राज कहा। ये सिर्फ टैक्स कम कराने की मांग नहीं थी, ये एक पूरी नई दुनिया बनाने की लड़ाई थी। और इस महासंग्राम का शंखनाद हुआ 30 जून 1855 को। दस्तावेजों के हिसाब से उस दिन भोगना डी गांव में एक विशाल सभा हुई। उस दृश्य की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। 400 अलग अलग गांवों से लगभग 10 से 30 हजार संताल एक जगह जमा हुए। आज के दौर में जहां हमारे पास व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, वहां भी इतने लोगों को बिना किसी गड़बड़ी के इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। और उस दौर में बिना किसी आधुनिक संचार के ऐसा करना ये उनकी सांगठनिक शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। इतने बड़े इलाके में संदेश फैलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसका तरीका बहुत ही पारंपरिक था पर बहुत सटीक था। हाँ, मैंने पढ़ा कि उन्होंने साल के पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल किया था। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। साल की एक टहनी को एक गांव से दूसरे गांव रातों रात भेजा जाता था। जिस गांव में वो टहनी पहुंचती, उसका मतलब था कि हूल का समय आ गया है और उन्हें हथियार लेकर तैयार रहना है। अगर इसे आज की भाषा में कहें तो ये 19वीं सदी का एक वायरल मैसेज था। ये काफी अच्छी तुलना है, एक वायरल मैसेज। अगर हम इसे दुनिया के इतिहास से जोड़कर देखें तो ये स्कॉटलैंड के फेरी क्रॉस के तरीके से बहुत मेल खाता है। वहां भी कुलों को युद्ध के लिए इकट्ठा करने के लिए आग लगा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा घुमाया जाता था। साल की इन टहनियों ने भी वही काम किया, रातों रात हजारों लोगों को जोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात कि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। और इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व केवल सिद्धू और कान्हू तक सीमित नहीं था। उनके भाई चांद और भैरव भी थे। और एक बात जो मुख्य धारा के इतिहास में अक्सर गायब कर दी जाती है, वो है उनकी 2 बहनों फूलों और झानों का योगदान। हाँ, महिलाओं की भूमिका इसमें बहुत सक्रिय थी। पुरुषों का युद्ध नहीं था, पूरे समाज ने इसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने साफ घोषणा कर दी कि जमींदारों और ब्रिटिश शासन का अंत होगा और उनका अपना राज आएगा। लेकिन जब ये युद्ध मैदान में शुरू हुआ तो रणनीतिक रूप से ये बहुत ही असमान था। एक तरफ ब्रिटिश सेना थी जिसके पास उस समय के सबसे आधुनिक हथियार और बंदूकें थीं। दूसरी तरफ संताल थे जिनके पास बस तीर, धनुष, कुल्हाड़ियां और भाले थे। पर इसके बावजूद महेशपुर जैसी जगहों पर संतालों ने जिस रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, उसने ब्रिटिश कमांडरों को चौंका दिया।
और इनकी युद्ध रणनीति का एक हिस्सा तो इतना अनोखा है कि आज भी कोई सुने तो हैरान रह जाए। स्रोतों में एक बहुत ही चतुर तकनीक का जिक्र है जिसे औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स में सालाम डॉज कहा गया है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आज के समय में हाशिए पर खड़े लोगों की उस मजबूरी से कितना मिलता जुलता है जहां उन्हें सर्वाइवल के लिए एक मुखौटा पहनना पड़ता है। सलाम डॉज मतलब सल्यूट करके बच निकलना। ये कोई हथियारों वाली रणनीति नहीं थी, ये मनोविज्ञान पर आधारित एक सर्वाइवल टैक्टिक थी। होता ये था कि जब भी कोई संताल किसी ब्रिटिश अफसर या गश्ती दल के सामने पड़ता था तो वो भागने या हमला करने के बजाय बहुत ही विनम्रता से झुककर बहुत बहुत सलाम कहता था, ताकि सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई हो जाए। बिल्कुल। इससे ब्रिटिश अधिकारियों को लगता था कि ये व्यक्ति तो शासन का बहुत ही वफादार नागरिक है, जबकि असलियत में संथालों ने अपने घातक हथियार वहीं आसपास झाड़ियों में छिपा रखे होते थे। ये दुश्मन को भ्रमित करने की एक बहुत ही शानदार चाल थी। लेकिन जाहिर है कि ऐसी चालें और तीर धनुष तोपों का मुकाबला लंबे समय तक नहीं कर सकते थे। और जब ब्रिटिश प्रशासन को लगा कि ये कोई छोटा मोटा उपद्रव नहीं बल्कि उनके साम्राज्य के लिए सीधा खतरा है, तो उन्होंने दमन का सबसे क्रूर रास्ता अपनाया। 10 नवंबर 1855 को इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया गया और दस्तावेजों में एक विवरण है जो सच में दिल दहला देता है। ब्रिटिश सेना ने मुशीराबाद के नवाब से युद्ध के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित हाथी मंगवाए। हाँ, हाथियों से कुचलवाया गया। उन विशाल हाथियों का इस्तेमाल संतालों की झोपड़ियों, उनकी फसलों और पूरे के पूरे गांवों को बेरहमी से रौंदने के लिए किया गया। वो दमन में सच में बहुत भयंकर था। सत्ता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन यहाँ एक और ऐतिहासिक तथ्य है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। ये लड़ाई सिर्फ संथालों तक सीमित नहीं थी। इस हूल ने उस पूरे क्षेत्र के शोषित वर्गों को जोड़ लिया था। स्थानीय लोहार उनके लिए हथियार बना रहे थे, ग्वाले और दूसरे लोग उनके लिए खुफिया सूचनाएं ला रहे थे। ये एक तरह से उस इलाके के तमाम शोषित लोगों का एक बड़ा गठबंधन था। और इन लोगों के साहस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद उनके दुश्मनों ने उनकी तारीफ की। मेजर जर्विस नाम के एक ब्रिटिश अफसर का बयान दस्तावेजों में है। उसने लिखा था, संथाल समर्पण करना नहीं जानते थे। वे तब तक गोलियों का सामना करते रहे जब तक उनके पारंपरिक नगाड़े बजते रहे। इस पूरे महासंग्राम में 15,000 से ज्यादा संथाल शहीद हुए। 15,000 ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो उन्होंने अपनी गरिमा के लिए चुकाई। सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, आधुनिक तोपों के सामने ये विद्रोह अंततः शारीरिक रूप से दबा दिया गया। लेकिन इसके जो परिणाम निकले उसने ब्रिटिश प्रशासन की नींव को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि वे इस समुदाय पर अब पुराने तरीके से राज नहीं कर सकते। और इसी का नतीजा था कि अंग्रेजों को मजबूर होकर एक नया संताल परगना जिला बनाना पड़ा और उनके लिए विशेष कानून बनाए गए ताकि भविष्य में कोई महाजन उनकी जमीन ना छीन सके। और उनके जो पारंपरिक ग्राम प्रधान होते थे, जिन्हें मांझी कहा जाता था, उनकी शक्तियों को भी कानूनी मान्यता दे दी गई। इस पूरी ऐतिहासिक घटना को बाद में कैसे देखा गया, ये भी समझना जरूरी है। इतिहास में इसके 3 अलग-अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण था। जैसे डब्ल्यू हंटर ने इसे सिर्फ एक बर्बर घटना के रूप में पेश किया ताकि वो अपने दमन को सही ठहरा सकें। और दूसरा दृष्टिकोण शायद भारतीय प्रेस का था। हाँ, दूसरा उस समय के स्वदेशी प्रेस का था। जैसे हिंदू पेट्रियट अखबार ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से आर्थिक शोषण के खिलाफ एक क्रांति माना। और तीसरा दृष्टिकोण जो आज के आधुनिक मानवशास्त्री शोध का है, वो इसे सिर्फ एक विद्रोह नहीं मानता, वो इसे अपनी पहचान और स्वशासन के लिए किया गया एक बहुत ही व्यवस्थित सामाजिक आंदोलन मानता है। तो आज जब हम इन सारे दस्तावेजों को खंगालने के बाद इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, तो वर्तमान की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आज भी उस ऐतिहासिक भोगनाडीह गांव में हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हूल दिवस मनाया जाता है। बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जो आज का यथार्थ है वो काफी निराश करता है। आज भी वो क्षेत्र आर्थिक और शैक्षिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। कॉलेज के हॉस्टल खाली पड़े हैं और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। यही इस पूरे इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। संथाल हुल की इस विरासत को हम सिर्फ अतीत के गौरवशाली अध्याय की तरह नहीं देख सकते। सिद्धू कानू और उनकी बहनों ने सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए बलिदान नहीं दिया था। उन्होंने उन मानवाधिकारों और उस सत्य के शासन के लिए अपनी जान दी थी। ये हुल आज भी शोषण के खिलाफ मानवीय गरिमा की एक मशाल है। ये हमें याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई सिर्फ इतिहास में नहीं लड़ी जाती, वो आज भी जारी है। बहुत ही गहरी बात कही आपने।
15,000 लोगों की शहादत कोई साधारण बात नहीं है। इस पूरी चर्चा से गुजरने के बाद एक ऐसा विचार मेरे मन में आता है जो श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगा। 1855 में संथालों ने जिस सत्य के शासन और अपनी गरिमा के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, क्या आज के इस आधुनिक समाज में हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए वो सत्य का शासन वाकई स्थापित हो पाया है, या आज भी हमें समाज में एक नए वैचारिक हूल यानी एक नई क्रांति की जरूरत है? इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आज